उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सेकंड टाइप है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम जनरेट करते हैं, कोई से भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम जब फाइंड करते हैं तो उसके आउटपुट में अगर जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हम इसलिए इस वर्क प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जिस मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हुए हम इन दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके रिज़ल्ट में हमें जो एक क्वांटिटी मिलेगी हमेशा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे है। हमने एक 3D स्पेस में दो वेक्टर्स लिए हैं u एंड v। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि इफ़ u एंड v आर द वेक्टर in 3 space, then the cross product of u cross v is the vector defined by u cross v is equal to u2 v3 minus u3 v2। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये हमारे पास नीचे डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिखी हुई है। इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर आप लोग देखें तो हम जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं। देखें यहाँ पर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए u2 को v3 से प्रोडक्ट करेंगे, माइनस के बाद u3 को v2 से करेंगे, तो यही स्ट्रक्चर ऊपर मेंशन किया गया हुआ है। सेकंड केस में नेगेटिव लगा रहे हैं और हमें u1 को v3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें नेगेटिव के साथ u1 v3 ये पड़ा है और फॉर्मूला का जो नेगेटिव है बाहर वाले नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो u3 v1 हमारे पास इस पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि ये एक्सपेंशन बेसिकली डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करके जो फॉर्मेट हमारे पास आता है, यहाँ पर ये वो फॉर्मेट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो याद रखें कि जब भी हमने दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, अगर हम विदाउट डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अदरवाइज जो हमने प्रीवियस क्लासेस में दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ किया है वो नॉर्मली सबसे हेल्पफुल और अच्छा मेथड है, हम उसी को फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर एक रिमार्क मेंशन किया गया है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग वन यू कैन ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ u क्रॉस v एज फॉलो, कि हमें अगर u क्रॉस v के कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म लिखी हुई है, जिसमें जो फर्स्ट रो है वो आपके पास u वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकंड रो है वो वेक्टर v के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो मेथड लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट्स को फाइंड करने का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को स्किप करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन वाला मेथड जो आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथ में सीखा हुआ है। कैलकुलेट करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। एक एग्जांपल है हमारे पास, तो इस एग्जांपल के ज़रिए से होप्सो आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड है ये आप लोगों ने FSC में भी किया हुआ है, ये दोबारा से मेमोराइज हो जाएगा कि हम कैसे दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो दो वेक्टर दिए हुए हैं u एंड v, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पर ये शो किया गया है आप लोगों को। तो यहाँ पर u क्रॉस v लेने के लिए हमने कंपोनेंट्स लिख दिए हैं। अब कंपोनेंट लिखने के लिए देखें, जब भी लिखने हैं कंपोनेंट्स आपको फर्स्ट रो के कंपोनेंट्स को स्किप करते हुए बाकी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 2 - 2 ये आ गया और सेकंड इधर से 0 1 दैट इज़ इक्वल टू। जब हमें सेकंड रो एलिमेंट लिखने हैं तो हम सेकंड एलिमेंट को स्किप कर देंगे। जैसे मैंने 2 को स्किप किया तो 1 - 2 बचता है, तो ये 1 - 2 आ गया और इधर से सेकंड 0 स्किप कर देंगे तो हमारे पास 3 1 बच जाएगा। और थर्ड एलिमेंट को जनरेट करने के लिए हम थर्ड एलिमेंट को स्किप करेंगे तो पहले दो एलिमेंट 1 और 2 आ जाएंगे और इधर से पहले दो एलिमेंट 3 और 0 आ जाएंगे। तो इनकी मदद से हम इनकी जस्ट एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -7 और -6 इनकी एक्सपेंशन से मिल जाएगा। और एक्सपेंशन आप लोगों को पता है कि हम कैसे करते हैं कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नॉन डायगोनल के प्रोडक्ट से 0 आ जाएगा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, सिंपली 2 1 2 आ जाएगा।
इधर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बनता है। लेकिन फॉर्मूले का भी एक माइनस होता है, तो वो आपके पास प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 और पहले ये पड़ा 1, टोटल 7 हो जाएगा, जो 7 बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके -7 बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से -6 इवेल्युएट हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिलेशनशिप है क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की, जो आप लोगों के सामने मेंशन की गई है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स में, तो याद रखना है कि इसमें ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। u और v आपके पास पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि इनकी एक आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वो क्वांटिटी हमारे पास जो भी होगी उसका हम प्रोडक्ट u के साथ लेंगे। कभी भी डॉट प्रोडक्ट पहले कंटेन नहीं होगी, हमेशा ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट पहले आएगी और बाद में डॉट प्रोडक्ट आएगी। अब यहाँ पर u डॉट u क्रॉस v का आंसर 0 आने के पीछे लॉजिक ये है कि जो वेक्टर u क्रॉस v एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर u के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पर है। याद रखें कि अगर कोई से भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आए तो हम ये कहेंगे कि दीज टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। दोबारा इस पॉइंट को सुन लें कि अगर हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम उनको क्या कहेंगे कि दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल जनरेट कर रहे हैं। तो ए केस में और बी केस में दोनों ही आपके पास 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब u वेक्टर और v वेक्टर दोनों ही ऑर्थोगोनल हैं u क्रॉस v वेक्टर के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी बाय नेम याद रखनी है, लैग्रांज आइडेंटिटी। ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं ऑप्शन 3 में, कि हमारे पास u क्रॉस v का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास u स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये नॉर्म है। u क्रॉस v नॉर्म स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो इक्वल टू आएगा u नॉर्म v स्क्वायर एंड v नॉर्म स्क्वायर, और इसको माइनस कर देंगे दी u डॉट v होल स्क्वायर से। दिस आइडेंटिटी इज नोन एज ए लैग्रांज आइडेंटिटी, तो इसको आपने बाय नेम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है u क्रॉस v क्रॉस w। हम तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास किस रिजल्ट की इक्वल होगी, ये एमसीक्यूज के लिए रिजल्ट सारे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो आपके पास u डॉट w इंटू वी माइनस u डॉट v इंटू w, इस रिजल्ट के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी कि इस ऑर्डर में हम पहले v क्रॉस w ले रहे थे, जबकि इस ऑर्डर में हम पहले u क्रॉस v लेंगे देन w के साथ प्रोडक्ट लेंगे, तो इसमें क्या चेंज आएगा, तो इसमें हमारे पास वेक्टर्स के सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया। u डॉट w एज इट इज़ आ जाएगा इंटू v माइनस यहाँ पर v डॉट w इंटू u आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से याद रखेंगे। यहाँ पर अभी जो हमने कुछ रिज़ल्ट डिस्कस किए हैं उनके प्रूफ्स दिए हुए हैं, और ये बुक चूँकि मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है तो इनके प्रूफ आप इजीली यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ये हम जिस मैथमेटिशियन के रिलेटेड अभी आइडेंटिटी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक उसकी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया हुआ है जोसेफ लुइस लैग्रांज, तो इसको आप जनरल नॉलेज के लिए रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है u क्रॉस v इज़ परपेंडिकुलर टू u एंड v, ये हमने शो करना है। तो यहाँ पर u और v कोई दो वेक्टर डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, u क्रॉस v वेक्टर यानी कि प्रोडक्ट फाइंड किया है डायरेक्ट एज अ रिजल्ट। तो आपने ये पीछे जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने इन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया था, जिसको यहाँ पर अब डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। तो आप इस यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसका प्रोडक्ट अगेन फाइंड करेंगे खुद से। वो प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अब हमने जो ये प्रोडक्ट आ चुका है इसका v और u और v दोनों से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट इनके ऑर्थोगोनल आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें यहाँ पर सबसे पहले जब u को u क्रॉस v से प्रोडक्ट लिया तो u आपके पास ये है और v आपके पास u क्रॉस v ये है।
डॉट प्रोडक्ट में हम फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू -7 और -2 इंटू -6 सॉल्व किया तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो ये इसका मतलब प्रूव है कि जो u है वो ऑर्थोगोनल टू है u क्रॉस v पर, या ये कह लें कि u क्रॉस v इज़ ऑर्थोगोनल टू u। कोई फ़र्क मीनिंग चेंज नहीं होगा। इसी तरह v को जब हम u क्रॉस v से w मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब बोथ u क्रॉस v इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। ये हमने स्पेसिफिक एग्जांपल से ये रिजल्ट प्रूव करवा दिया है। ठीक है, जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। u v and w are any vectors in 3 space and k is any scalar, then u cross v is equal to नेगेटिव of v cross u। ये प्रॉपर्टी में ये बताती है कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि इसमें अगर हम वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो उनके आंसर्स इक्वल नहीं होंगे। उनके आंसर्स इक्वल होने के लिए हमें ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। u क्रॉस v उसी वक्त इक्वल होगा v क्रॉस u के जब वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये इस बात का प्रूव है कि आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर एडिशन पर, तो u क्रॉस v भी आ जाएगा एंड u क्रॉस w भी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर w की क्रॉस प्रोडक्ट को हमने u एंड v पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन। फोर्थ डी प्रॉपर्टी में यहाँ पर जस्ट दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ली गई है और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। तो वो स्केलर आप चाहे फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें चाहे सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, उससे आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि हम सिंपली ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस स्केलर को आप चाहे फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, तो उससे आउटपुट वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर 0 इज़ एज अ नल वेक्टर है और नल वेक्टर से किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगी, चाहे वो डॉट भी हो चाहे क्रॉस हो, हमेशा 0 ही होगी। और याद रखें कि जो वेक्टर सेम होते हैं इक्वल वेक्टर्स, उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आती है, क्योंकि इक्वल वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल उसी वक्त होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। जैसे ही डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा और 0 डिग्री के लिए साइन आपके पास 0 ही होता है। जी यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं किसी भी वेक्टर के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स को। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के? तो हम सिंपली अगर कोई हमारे पास 3D स्पेस में कोई वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो हमारे पास जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, उसके कंपोनेंट को उसके यूनिट वेक्टर को हम i से मेंशन करते हैं और i वेक्टर के कंपोनेंट 1,0,0 होंगे। मीन i चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो कोई भी चीज़ जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उसके बाकी कंपोनेंट 0 होते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 1 ले लिया, y और z का कंपोनेंट 0 ले लिया। इसी तरह जो j है वो हमारे पास अलॉन्ग y एक्सिस है तो इसलिए इसका y कंपोनेंट 1 है और उसके अलावा बाकी 0 है। और z कंपोनेंट हमारे पास k कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास चूँकि अलॉन्ग z एक्सिस है तो इसलिए इसके पहले दोनों कंपोनेंट 0 होंगे और z एक्सिस का कंपोनेंट जो होगा वो 1 होगा। यहाँ पर लिखता है दीज वेक्टर्स ईच हैव लेंथ 1 एंड लाइज अलॉन्ग दी कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर हमने इनकी लेंथ 1 क्यों ली है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो ऐसा तमाम वेक्टर्स या अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज़ नोन एज द यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर है। तो आप इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 1 ही आएगी। ठीक है, देन लिखा है दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। i j k को हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कहते हैं। अगर हम इनको बोल्ड करके लिखें, अगर बोल्ड करके नहीं लिखते तो इनके ऊपर या नीचे वेक्टर का साइन ज़रूर यूज़ करें, फिर हमें पता चलेगा कि दीज आर दी यूनिट वेक्टर। देन कहता है कि एवरी वेक्टर v1 v2 v3 इन R3 स्पेस या 3 स्पेस एक्सप्रेसिबल इन द टर्म ऑफ i j k सिंस वी कैन राइट
ये हमारे पास जो वेक्टर v1 v2 v3 है उसको हमने i j k की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि i जो यूनिट वेक्टर है उसका कंपोनेंट 1 अलोंग x एक्सिस है, इसलिए हमने 1,0 लिखा है, इधर 0,1 लिखा है, इधर 0,0 लिखा, i j k के अकॉर्डिंग अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो उसको जनरल फॉर्म में v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर है जिसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है 2, -3, 4। जब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारे पास कॉमाज रिमूव करके आई जे के कंपोनेंट आ जाएंगे और साथ में रिस्पेक्टिव प्लस और माइनस के साइन आ जाएंगे। याद रखें कि दो वेक्टर्स जो एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल हैं, याद रखें कि आई चूँकि अलोंग एक्स एक्सिस है, जे अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 डिग्री पर 1 होता है, तो आई क्रॉस जे हमेशा इक्वल टू 1 ही आएगा, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट के की फॉर्म में आएगा। चूँकि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो नया वेक्टर मिलता है वो उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आई क्रॉस जे के आउटपुट में हमें कैसा वेक्टर मिलेगा जो आई और जे पर परपेंडिकुलर होगा और वो सिर्फ के ही वेक्टर होता है। ठीक है, इसी तरह जे क्रॉस के की फॉर्म में जो हमें वेक्टर मिलेगा वो आई होगा और के क्रॉस आई की फॉर्म में जो वेक्टर मिलेगा वो हमारे पास जे होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्रेस कर दी गई हैं। हमने साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करना है, साइक्लिक ऑर्डर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। साइक्लिक ऑर्डर आप लोगों को याद होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने के बाद उस पर आई जे के को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देते हैं। तो आई से जे जाएंगे तो उसके आंसर में के मिलेगा, के से जे से के जाएंगे तो आंसर में आई मिलेगा, और इसी तरह के से आई में जाएंगे तो आंसर जे मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वेक्टर्स मूव करते जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके ऑर्डर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जे टू आई के टू जे, तो ये सारे एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स बन जाएंगे, नेगेटिव की फॉर्म में आएंगे। दिस इज़ द रिक्वायर्ड साइक्लिक ऑर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमने इसको ऑर्डर को फॉलो करना है। आई टू जे जाएंगे तो के आएगा, के टू जे जाएंगे, जे टू के जाएंगे तो आई आएगा। इसी तरह अगर हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं तो हमारे पास आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएंगे। ये अगेन डिटरमिनेंट मेथड एक्सप्लेन कर दिया गया है दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये यहाँ से आपको मेथड अगेन रिवाइज हो जाएगा, जो भी हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है कि ये वो मेथड है जिससे हम किसी भी दो वेक्टर्स की नॉन ज़ीरो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर रिस्पेक्टिव एग्जांपल में इसी मेथड का यूज़ करते हुए का यूज़ करते हुए ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड की है। विच एग्रीज द रिजल्ट ऑब्टेन इन एग्जांपल 1। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा है, इनको अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा कि इट इज़ नॉट ट्रू इन जनरल। जनरल ये जो u क्रॉस v क्रॉस w है, ये u क्रॉस v क्रॉस w के इक्वल नहीं होती, क्योंकि i क्रॉस j है हमारे पास। अगर ब्रैकेट जे क्रॉस जे पर है तो सिमिलर वेक्टर में एंगल 0 होता है, तो साइन 0 पर 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर हम इसका ब्रैकेट में एसोसिएटेड ऑर्डर को चेंज कर दें तो आई क्रॉस जे से हमें के मिलेगा और के क्रॉस जे हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं आई, दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट आई है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इस बात को याद रखना है। और ये है राइट हैंड रूल है कि दो वेक्टर जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा कि इनके रिजल्टेंट वेक्टर को, तो वो हमेशा इन दोनों पर परपेंडिकुलर ही होगा। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आएगा वो गिवन जो वेक्टर्स होंगे उनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल। जैसे ये हमने आई क्रॉस जे किया तो आई क्रॉस जे पर परपेंडिकुलर के है, जे क्रॉस के पर परपेंडिकुलर आई है और के क्रॉस आई पर परपेंडिकुलर जे है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की गई है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल आता है, तो दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी साइन ऑफ थीटा लिखते हैं,
नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर एन कैप के फॉर्म में यूनिट वेक्टर भी लिखा जाता है, लेकिन जब वो डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पर नॉर्म मेंशन नहीं करते, क्योंकि यूनिट वेक्टर की नॉर्म 1 होती है, इसलिए इस फॉर्मूला में नॉर्म मेंशन होने की वजह से यूनिट वेक्टर मेंशन नहीं है, ये जो हाईलाइटेड फार्मूला है। नेक्स्ट हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट की मदद से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। जब भी हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यू क्रॉस वी, अगर हम उसकी नॉर्म डिफाइन कर दें तो वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहलाती है। इफ़ यू एंड वी आर एनी टू वेक्टर्स इन 3 स्पेस देन यू क्रॉस वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय यू। ये मैंने हाईलाइट किया है कि ये एरिया पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, इसको हम एक रिस्पेक्टिव एग्जांपल से फाइंड करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम पहले इन तीनों पॉइंट्स की मदद से 3 साइड्स या 3 वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 3 वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? 2 पॉइंट्स को, कोई से भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से थर्ड एक साइड बनेगी। तो P1 से P2 एक साइड है, P2 से P3 दूसरी साइड है, और P3 से P1 या P1 से P3 हाइट टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये थर्ड साइड है। तो इन तीनों साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि P1 से P2 जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस P1 होता है। यानी कि P1 से P2 निकालना चाहते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंट ऑफ P2 में से P1। ये P2 पॉइंट है, ये P1 है, इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो -1 से -2 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। 0 से 2 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह 2 से 0 निकालेंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम P1 3 निकाल लेते हैं, और इसी तरह इन दो वेक्टर्स को हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, और क्रॉस प्रोडक्ट हम अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रीवियस फार्मूला ही फाइंड करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको पीछे मेथड डिफाइन किया गया है उस मेथड की मदद से आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ दिस फार्मूला, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस इंटू हाइट आ चुकी है, उसका हाफ करेंगे। बेस इंटू हाइट हमारे पास ये है, ये इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर जब नॉर्म डिफाइन करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगी। और नॉर्म के लिए सिंपली क्या होता है? फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस थर्ड टर्म स्केयर, इन सब को हम स्केयरिंग एंड करेंगे तो ये 225 बनता है। तो बेसिकली रूट लेने से 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो नॉर्म का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पीछे प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ -10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर, तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 225 होगा, जिसका रूट हमारे पास 15 आता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 15/2 आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम की मदद से ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया है। इफ़ यू एंड वी आर इन 3 स्पेस, नेक्स्ट हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आउटपुट हमारे पास स्केलर है, और ट्रिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 वेक्टर की प्रोडक्ट ली जा रही है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या है कि आप उसके तीनों वेक्टर्स की मदद से एक डिटर्मिनेंट लिख लें। तरतीब के साथ जो पहले वेक्टर आ रहा है उसके कंपोनेंट सबसे पहले आएंगे, जो सेकंड प्लेस पे वेक्टर आ रहा है उसके कंपोनेंट सेकंड प्लेस पर आएंगे, और जो थर्ड प्लेस पे वेक्टर आ रहा है उसके कंपोनेंट थर्ड प्लेस पर आएंगे। तो ये तीनों आपके पास U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3 ये 3 कंपोनेंट्स आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहे हैं। और डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है ये नीचे आप लोगों से अगेन एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है। ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, तो तरतीब के साथ U के कंपोनेंट सबसे पहले, उसके बाद V के कंपोनेंट थर्ड पर, W के कंपोनेंट। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद सिंपल सोल्यूशन फाइंड किया है तो 49 जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास कैलकुलेटिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और एक्सपेंशन आपको दोबारा से बता दूं कि हम जब एक्सपेंड कर रहे हैं 3 से, तो 3 वाली पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को स्किप कर देंगे तो हमारे पास 4 - 4 3 2 आएगा। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट माइनस फार्मूले का भी है और माइनस ये भी है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। 2 लगा के तो 2 वाली पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम्स को स्किप करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट आएगा 1,
-402, तो ये वेक्टर डिटर्मिनेंट आ चुका है। इसी तरह -5 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, रो कॉलम छोड़ के 1403 आ जाएगा। तो जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर 49 आ जाएगा। और याद रखें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ये 3 केसेस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। ये रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो 3 केस दिए हुए हैं, इन तीनों केसेस में अगर आप देखें तो ये तीनों के रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा सेम होते हैं, लेकिन ऑर्डर को ध्यान रखना है अल्फ़ाबेटिकली तरतीब के साथ। U to V, V to W, W to U होना चाहिए। ये देखें U है V क्रॉस W, अब V क्रॉस W से हमने W क्रॉस U में आना है, याद रखें जब भी ये W क्रॉस U into V। और इसी तरह अगर हमने U क्रॉस V लेना है, V क्रॉस U नहीं लेना, हमने अल्फ़ाबेटिकली तरतीब रखना है। जो पहला वेक्टर आ रहा है वो पहले ही होना चाहिए, U क्रॉस V और W की स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमने U डॉट V क्रॉस W लेना है, या अगर हम ये कह लें कि अगर V क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में बाहर निकाल लें और U क्रॉस W कभी भी नहीं लेना, W क्रॉस U लेना है। ये ऑर्डर को हमने मेंशन करना है, U टू V, V टू W एंड W टू अगेन U। तो ये तीनों केसेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं एज टू टेक रूल। नेक्स्ट ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए डायग्राम बनाई गई है, और ये हमारे पास सिंपली वेक्टर्स को सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है उसकी वैल्यूएशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों की होम असाइनमेंट्स के तौर पर हैं। इन लोगों को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप बेसिक मेथडोलॉजी को, अगर आप लोगों ने एफएससी में जो आपके चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है उसको रिवाइज करने के बाद इन चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत सारी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन चीज़ों के ऊपर ज़रा काम करें और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करें।